नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल में लिखा है कि बदलते शैक्षिक माहौल के बीच सक्षमता परीक्षा 0.1 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग से रिलेटेड ये वीडियो है। लेकिन थंबनेल में मैंने लिखा है बदलते खुशनुमा शैक्षिक माहौल। मेरा ये लिखने के पीछे कारण ये है कि आप बखूबी जान रहे हैं कि अभी जो ताबड़तोड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं शिक्षक हित में, उन सारे डिसीजन से आपका जो मानसिक स्थिति है और उसके साथ साथ आपका शारीरिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात किया था तो मैंने ये बात बोला था कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये दोनों लगे रहते हैं और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान समय में जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ, जिन्होंने हमारे आदरणीय के पाठक सर का सारे आदेश को एक एक कर बारी बारी से पलट दिया और ये सारे जो आदेश है वो कहीं ना कहीं शिक्षक हित में लिए जा रहे हैं। अब तो बातें यहाँ तक आ गई हैं कि विभाग से कोई कार्य करने से पहले शिक्षक संघों की अनुमति भी ली जा रही है, उनसे राय ली जा रही है कि क्या करना बेहतर होगा। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि हमारे आदरणीय के पाठक सर जो कि एक छुट्टी पे गए हुए हैं, तो क्या वो वापस विभाग में पुनः लौटेंगे? इस पे एक छोटी सी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप एक चीज मिलाइए। वर्तमान समय में शिक्षकों का जो समय है वो 6:30 बजे सुबह से लेकर के 12:10 तक है और हमारे के पाठक सर का आदेश क्या था? सुबह 6 से लेकर के 1:30 बजे तक। और ये जो आदेश है कहीं ना कहीं के पाठक सर के आदेश के विपरीत आदेश है। इसके अलावा आप बहुत सारी बातों को आप देख रहे होंगे कि जो समय सीमा 6 बजे से लेकर के 12:10 तक रखा गया है, उसमें से 40 मिनट का जो समय है मध्याह्न भोजन योजना के लिए, बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए, वो 40 मिनट का समय जो है प्रधानाध्यापक अपने विवेकापूर्ण स्थिति से पहले और बाद में कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जो शैक्षिक शेड्यूल है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए कि आदरणीय के पाठक सर जो लंबी छुट्टी पे गए हैं, पुनः उनके आने की चांसेस जो है वह बिल्कुल न के बराबर हो गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदेश पलटने पर के पाठक सर को बर्दाश्त नहीं होता है, वो गुस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ तो आदेशों का एक अंबार लग गया है आदेश को पलटने के लिए। पहले निरीक्षण प्रतिदिन होता था। अब जो निरीक्षण है वो सप्ताह में 1 या 2 बार होगा और वो भी एक निरीक्षणकर्ता को 3 महीने तक के लिए एक विद्यालय अलॉट किया जाएगा और उनका काम जो है विद्यालय के शैक्षणिक माहौल के साथ साथ विद्यालय के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को देखना और उसको सुदृढ़ करना। अब देखिए कि बहुत हद तक के पाठक सर के आदेश को पलट दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक मेरा मानना है कि हमारे आदरणीय के पाठक सर पुनः शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे, ये हमारा अपना मत है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से आदेश को पलटा गया है वो कभी भी हमारे आदरणीय के पाठक सर को अच्छा नहीं लगेगा। जो भी आप उनके बारे में अगर अनुभव आप रखते हैं तो आपको भी यही प्रतीत होगा। अब चलिए कि हमारे जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय हैं, आदरणीय एस सिद्धार्थ महोदय, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो
इस पद को ग्रहण करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी इसमें अहम योगदान है कि शिक्षक हित में फैसले लिए जा रहे हैं। तो एस सिद्धार्थ जो कि अभी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव का कार्य संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ताबड़तोड़ डिसीजन लिए जा रहे हैं और शिक्षक हित में लिए जा रहे हैं। और ये ताबड़तोड़ डिसीजन जो है कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा जो 1 उत्तीर्ण हो चुके हैं उन शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं हो ना हो वरदान साबित हो जाए। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काउंसलिंग हेतु मीटिंग जो है वो पूर्णतः की जा रही है और वो मीटिंग में एक विषय पर निर्णय लेने की भी विशेष चर्चा है। वो निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि जो स्कूल पोस्टिंग होगा उसमें कितने हद तक शिक्षकों को सहूलियत दी जा सकती है, इस पर मीटिंग है। और जान लीजिए कि एस सिद्धार्थ महोदय अगर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा शिक्षकों को होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं पहले पोस्टिंग हो जाएगी और काउंसलिंग बाद में होगी। देखिए ऐसा कदापि नहीं होगा, पहले काउंसलिंग होगी और फिर पोस्टिंग होगी। यही नियम है, यही तरीका है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर पहले पोस्टिंग हो जाएगी तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग में हिस्सा ही लेना नहीं चाहेंगे, अगर उनका बहुत ज़्यादा दूर या ऐसा स्कूल जो उनको पसंद ही ना हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इस पर मंथन करने से अच्छा है कि हम लोग सीधे काम के बात पे फोकस करते हैं कि ये जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग का डेट बहुत जल्द, यानी कि आज 10 तारीख है, 10 से लेकर के 15 के बीच में कभी भी काउंसलिंग का डेट घोषित किया जा सकता है। संभवतः हमको लगता है कल परसों ही काउंसलिंग के लिए बाकायदा डेट शेड्यूल तय कर दिया जाएगा और ये काउंसलिंग आपके जिला मुख्यालय में होगा। यानी कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक का जो अंक पत्र होगा, उस अंक पत्र में जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा। अब सवाल पैदा होता है काउंसलिंग की प्रक्रिया होने के बाद जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अभी तक यही है कि रैंडमाइजेशन से होने की चांसेस है, लेकिन इसमें और ये अंकों के आधार पे होगा, जैसे कि प्राप्त अंक का आधार बनेगा। जब अंकों का आधार होगा तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, बहुत सारे लोग ऐसे बातों को लिख रहे हैं कि आपको होम ब्लॉक नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक एस सिद्धार्थ महोदय जो आज मीटिंग कर रहे हैं उसमें ऐसा होगा कि आपको आपका होम ब्लॉक भी अलॉट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स को आधार बनाया गया है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, आप उस चीज़ को डिजर्व करने के हकदार हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपका होम ब्लॉक पोस्टिंग भी मिल सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि होम ब्लॉक आपको मिलेगा, जहां पर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं जिस ब्लॉक में, वो शायद आपको नहीं मिले। अगर आप होम ब्लॉक में ही ड्यूटी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आपका वो जो ब्लॉक है वहां पे आपको ड्यूटी नहीं मिले। लेकिन वैसे शिक्षक साथियों के लिए खुशी भरी खबर है जो अच्छे मार्क्स लाए हैं और कहीं ना कहीं वो अपने होम ब्लॉक में रहने की तमन्ना रखते हैं। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशी भरी खबर है। अब सवाल पैदा होता है कि आप काउंसलिंग भी करवाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना है, इस पर मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और रही बात की वीडियो जो मैंने बनाया है सक्षमता परीक्षा में काउंसलिंग के लिए, वो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो, आपको काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता दी है। और रही बात, एक चीज़ निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में, जहन में बैठा लेंगे कि ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड में होगा। तो आपका जो आधार
वो आपके जिस नंबर से लिंक्ड है उस लिंक मोबाइल नंबर को एक्टिवेट रखेंगे ताकि उस पर ओटीपी जा सके। अगर ओटीपी नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। अब सवाल पैदा होता है कि जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं ये काफ़ी हद तक हो सकता है कि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आए, और शिक्षकों के पक्ष में जब निर्णय आएगा तो उनको काफ़ी सहूलियत होगी पोस्टिंग को लेकर के। और इतना ही नहीं है, अगर आप प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं तो जैसे ही आप विद्यालय में योगदान करते हैं, आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी की जितनी सुविधाएं जो मुहैया कराई गई हैं बीपीएससी टीआरई 1-2 को, वही सारी सुविधाएं आपको भी प्राप्त होंगी। इसमें कहीं से ये लेकिन किंतु परंतु नहीं है कि उनसे और आप में कोई अंतर किया जाएगा। इसलिए ये जो आप अगर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप बिल्कुल योगदान कर सकते हैं। और रही बात एक चीज़ और कि जो साथी 2003-5 के हैं उनको अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले प्रमोशन लेंगे और फिर योगदान करेंगे, तो वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन उनका वेतन कहीं से घटने नहीं जा रहा है। ये ऑथेंटिक है, वेतन संरक्षण का लाभ है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में, और उनका वेतन कहीं से नहीं घटेगा। अगर उनको लगता है कि उनको प्रमोशन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने मन की बात करें, किसी के कहे की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। और वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे हैं कि एस सिद्धार्थ जो सर हैं वो कितने अच्छे अच्छे फैसले ले रहे हैं शिक्षकों के हित में। और अब जो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, तो उसके बाद हम लोग योगदान करेंगे। योगदान में जान लीजिए कि योगदान जब होगा तो इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना है कि हम लोगों को त्याग पत्र देना होगा। नहीं, आपको जो सक्षमता पास कर गए हैं, जिनकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, विद्यालय पोस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, वो जब योगदान करने जाएंगे तो वो केवल और केवल विरमन लेकर ही जाएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए कि विरमन ही मांगा जाएगा, कभी भी आपसे त्याग पत्र नहीं मांगा जाएगा। क्योंकि सक्षमता परीक्षा आप पास कर उत्तीर्ण हुए हैं तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ये बात लिखा गया है कि आपको समायोजित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा तो पुराने पद को आपको त्याग पत्र न लेते हुए आपका विरमन किया जाएगा। तो विरमन करने के बाद आप अपने विद्यालय के लिए जो विद्यालय आपको अलॉट होगा उसमें जा करके और योगदान करेंगे, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में उस दिन से आप जाने जाएंगे। लेकिन आपके वरीयता का आधार क्या होगा? वही आपके नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि, जो आपके वरीयता का आधार होगा। और यही सबसे बड़ी चीज है, और इसी चीज को लेकर मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत पैसे में ऊपर नीचे हो सकता है, और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। बहुत ज़्यादा पैसों का लालच करने से अच्छा है जिधर इज्जत मिले चल दीजिए। और इसी बात के साथ मैं आपको फिर कहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे आदरणीय जो अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं एस सिद्धार्थ महोदय, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद कि वो जो है सो शिक्षक हित में एक से एक फैसले ले रहे हैं, जो शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं सुकून की बात है। एक समय ऐसा भी था कि हमारे आदरणीय के पाठक जी के समय में शिक्षकों को खाने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। इस मॉर्निंग शेड्यूल में बनाने की बात तो दूर की बात है, और कहीं ना कहीं अब जो है सो ब्रेकफास्ट की भी बात हो रही है। तो ब्रेकफास्ट भी आप करने के लिए आपके बारे में सोचा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं आपके। और ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव से केवल शिक्षक ही नहीं छात्र भी खुश है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बोझ के तले नहीं दी जा सकती है, जबरदस्ती देने का चीज नहीं है, कोई जबरदस्ती किसी से करवा नहीं सकता है। शिक्षा एक स्वविवेक से व्यक्ति खुद ही देने की इच्छा रखता है, लेकिन अगर व्यक्ति को इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाए तो शायद वो जो 100% उसका एफर्ट है वो एफर्ट वो नहीं लगा पाएगा। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक हित में फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों में खुशी है, और इस खुशी के
चलते विद्यालय का जो माहौल है वो खुशनुमा होगा, और विद्यालय का जब माहौल खुशनुमा होगा तो हर शिक्षक अपने 100% एफर्ट के साथ शिक्षा प्रदान करेंगे, जो छात्रों के लिए भी काफ़ी हितकारी होगा। शिक्षा में आपका लेन देन की प्रक्रिया चलती है, वो लेन देन क्या है? ज्ञान का आदान प्रदान, और इसी के तहत व्यक्ति जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है और अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में लगभग हमने सारी बातों को रख दिया। आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे मस्तिष्क में आएंगी उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।